क्या बोलता है किरचॉफ्स करंट लॉ कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एंटरिंग एंड लीविंग ए जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो जब भी कभी वायर्स जुड़ेंगी, जैसे मान लो बहुत सारी वायर जुड़ गई किसी एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जंक्शन। उस जंक्शन में अंदर आने वाला करंट और बाहर जाने वाले करंट सबको जोड़ दोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, जीरो। करंट अप्रोचिंग दिस जंक्शन अगर पॉजिटिव ले लिया और करंट लीविंग द जंक्शन नेगेटिव ले लिया, तो जब सबको एल्जेब्रिकली ऐड करोगे तो दैट मीन्स आपको जो टोटल करंट मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी वो जीरो मिलेगी। ठीक है, तो इस जंक्शन के पा, पास आने वाला करंट कौन कौन सा है, आई वन, आई टू एंड आई थ्री। आई वन, आई टू, आई थ्री आर करंट विच आर कमिंग ऑन दिस जंक्शन। और बाहर कौन कौन सा करंट जा रहा है, आई फोर एंड आई आई फाइव। तो आई फोर और आई फाइव का सम किसके बराबर होगा, आई वन, आई टू और आई थ्री के सम के आई थ्री बराबर है। पे। इसको ऐसा समझो जैसे पानी आ रहा है तीन पाइप से, एक आई वन, एक आई टू, एक आई थ्री, और बाहर जा रहा है दो पाइप से। तो जंक्शन पे कोई पानी स्टोर हो रहा है, नहीं हो रहा। जितना इसके अंदर आया उतना ही बाहर चला गया दूसरे दो पाइपों से। ठीक है, तो आई वन करंट इनपुट है, आई टू भी इनपुट इनपुट करंट है, आई थ्री भी। और ये जो आई फोर आई फाइव है ये आउटपुट है ना, करंट्स आउट, दीज आर करंट्स इन। तो टोटल सम ऑफ इनपुट करंट्स इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ आउटपुट करंट्स। तो यही हमारा क्या है, क्रिचॉफ्स करंट लॉ। क्रिचॉफ्स करंट लॉ फिर लिखेंगे भाई, आई वन, आई टू, आई थ्री करंट इनपुट थे तो तीनों पॉजिटिव ले लिया, आई फोर आई फाइव को नेगेटिव ले लिया क्योंकि ये बाहर जा रहे थे, लीविंग द जंक्शन है। तो इन सब का सम क्या आएगा, जीरो। दिस इज क्रिचॉफ्स करंट लॉ। कहाँ कहाँ लगाएंगे, हम एक बार लगा भी चुके हैं इसको, जब हमने बोला था कि यार जो करंट आएगा वो दो पार्ट्स में बराबर, दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे तीन अलग अलग जगह से आ रहा था, वो दो अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट होके बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं। इन एनी सर्किट दिस लॉ इज एप्लीकेबल एट एवरी जंक्शन। तो हर एक जंक्शन पे दिस क्रिचॉफ्स करंट लॉ इज एप्लीकेबल। ठीक है, करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड। तो सेम बात समझ आई आपको। और इस ये कंसिक्वेंस किसका है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। भाई करंट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके ना डिस्ट्रॉय हो सकते, है ना, कंजर्व रहेंगे। तो जितना चार्ज इधर आएगा जंक्शन पे उतना ही बाहर चला जाएगा, दैट मीन्स चार्ज इज कंजर्व्ड। तो क्रिचॉफ्स करंट लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, है ना। तो चार्ज कंजर्वेशन की वजह से हमें क्रिचॉफ्स करंट लॉ मिलता है, क्योंकि करंट का मतलब ही होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ये हमने देख लिया। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या हमें समझ आया। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। सर 1 एम्पियर। आपको पोटेंशियल दे दिया वी वन, वी टू, वी थ्री। ठीक है, और आपको रेजिस्टेंस आर वन, आर टू, आर थ्री की वैल्यू दे दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो आपको करंट निकालना है आर वन, आर टू, आर थ्री के थ्रू। तो करंट जो आर वन के थ्रू रहेगा वो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले आपको पोटेंशियल एट जंक्शन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले पोटेंशियल एट जंक्शन निकालना पड़ेगा। what will be the potential at the junction? पोटेंशियल एट जंक्शन निकाल लो, है ना।
और अगर पोटेंशियल एट जंक्शन ना निकले तो पोटेंशियल एट जंक्शन को अज्यूम कर लो कुछ भी एक गिवन वैल्यू, फिर उससे इनडायरेक्टली आप करंट निकाल सकते हो, है ना, इनडायरेक्टली करंट निकाल लो। वन पॉइंट फोर सर। करंट, यस सर। करंट की वैल्यू किस किस का आ रहा है आंसर, ये बताओ पहले। आया आंसर? देखो तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ पे पोटेंशियल मान लो मैंने V मान लिया, V मान लिया, V नॉट मान लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ करंट थ्रू R1 कितना रहेगा बेटा? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर नहीं रहेगा। V1 माइनस वी नॉट, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, डिवाइडेड बाय R1, ये हो गया करंट। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये आपका करंट हो गया, ठीक है। फिर जंक्शन पे है तो दूसरा भी ऐड करो, V2 माइनस वी नॉट बाय R2, V3 माइनस वी नॉट बाय R3। इसका सम कितना आएगा? जीरो आएगा, है ना, इसका सम जीरो आएगा। तो फिर V1 V2 V3 की वैल्यू रखो, R1 R2 R3 की वैल्यू रखो, यहाँ से आपको V नोट मिलेगा सबसे पहले, पोटेंशियल एट जंक्शन। और फिर फाइनली इधर से आपको I1 मिल जाएगा। करो 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 फटाफट करो। इस इक्वेशन को पूरा लिख रहा हूँ मैं, V3 माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई R3, इसका ये क्या आएगा? जीरो आ जाएगा, क्योंकि करंट है ना। V1 माइनस वी नॉट बाई R1 करंट थ्रू I1, R1 है, I1 बोल दो इसको, ये I2 और ये I3। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 का जो सम है वो क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि किरचॉफ्स लॉ बोल रहा है हमें, राइट। तो I1 क्या है? V1 माइनस वी नॉट बाई R1। I2 क्या है? V2 माइनस वी नॉट बाई R1 I2, वी नॉट बाई R2। और I3 है V3 माइनस वी नॉट बाई R3। तो ये वैल्यूज आप डालो, इनके सम को जीरो पुट करो, तो V1 V2 V3 R1 R2 R3 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, उनको पुट करोगे तो V नोट बचेगा खाली एक अननोन। पहले उस V नोट को निकालो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V नोट, इस V नोट की वैल्यू निकाल लो। अगर ये निकाल पाए तो फिर जो है, फिर आप आराम से करंट भी निकाल पाओगे। पहले वी नोट निकालो बेटा, और वी नोट की वैल्यू बताओ मुझे। जीरो पॉइंट टू। करंट आया कि वोल्टेज? करंट। करंट 0.2 एम्पियर सही है बेटा। और वोल्टेज क्या है? वी नोट क्या है आपका? 8 वोल्ट, 88/11। 8 वोल्ट्स आएगा वोल्टेज। वैल्यू रखो, जीरो इक्वेट करो सम को, और 8 वोल्ट आएगा वी नोट। वी नोट 8 वोल्ट आएगा, तो V1 की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में बेटा? 10 वोल्ट्स, और V नोट 8, तो 10 माइनस 8, 2 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय R1, R1 है 10, तो 2 बाई 10 0.2 एम्पियर्स। हो गया सर। हाँ, हो गया। देखो पहले वी नोट निकालते हैं, इसको I1 बोला, इसके थ्रू करंट I2, इसके थ्रू करंट I3। क्रिचॉफ्स करंट लो क्या बोलता है?
कि करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 0 होगा, है ना, जो भी साइन के अकॉर्डिंग। लेकिन I1 की वैल्यू मैंने ये बोल दिया कि यार ये V0 है, तो V1 माइनस V0 बाय R1, ये हो गया I1 प्लस V3 माइनस V0 बाय R3, ये I3 हो गया, और V2 माइनस V0 बाय R2, ये आपका I2 हो गया। इनका सम 0 आएगा। तो वैल्यू रखो भाई, V1 क्या दे रखा है 10 माइनस V0 बाय 10, प्लस V3 आपको दे रखा है 5 माइनस V0 बाय R3 इज 30, प्लस V2 क्या दिया है 6 माइनस V0 बाय R2 20 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो V0 आएगा 8 वोल्ट्स। ठीक है, ये 8 वोल्ट्स आएगा। सॉल्व कैसे करोगे, एलसीएम ले लो भाई, नीचे 60 एलसीएम ले लो, 60 एलसीएम लोगे तो अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करके और फिर माइनस हो जाएगा जो भी वैल्यू है, तो V0 8 वोल्ट्स आएगा। अब V0 8 वोल्ट्स आ गया, तो I1 क्या है बेटा, I1 इज नथिंग बट V1 माइनस V0 बाय R1। V1 आपका क्वेश्चन में दे रखा है 10 वोल्ट्स, V0 8 वोल्ट आ गया मेरा, R1 आपका 10 दे रखा है, तो I1 की वैल्यू क्या आ गई फिर 2/10 यानी कि 0.2 एम्पियर्स। ठीक है, इस तरीके से I2 I3 भी निकाल सकते थे, क्योंकि आपको सारी वैल्यू गिवन है। I2 क्या आएगा बेटा, I2 निकालना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I2? करंट I2 क्या आएगा? जीरो पॉइंट V2 की वैल्यू कितनी है, V2 इज 6 वोल्ट, है ना, 0.1 6 वोल्ट है, और -8, 6 माइनस 8 कितना हुआ, -2 डिवाइडेड बाय R2 आपका 20 है, -2 डिवाइडेड बाय 20 तो कितना आएगा -0.1। -0.1 का मतलब क्या है, बाहर जाएगा जंक्शन से कि जंक्शन के अंदर आएगा? करंट विल बी लीविंग द जंक्शन और विल बी अप्रोचिंग द जंक्शन। इनपुट करंट है कि आउटपुट है? नेगेटिव साइन का मतलब क्या है युवराज? नेगेटिव साइन का क्या मतलब है बेटा? बोलो, नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पे कि लो से हाई पे? बोलो, करंट हाई लो से हाई, पोटेंशियल से लो पर हाई पोटेंशियल तो हाई कहाँ पे, 8 वोल्ट पे कि 6 पे? 8 पे। तो करंट I2 की डायरेक्शन क्या रहेगी, इट विल बी लीविंग द जंक्शन। ठीक है, और I1 का है, I1 जंक्शन के अंदर आ रहा है, और I3 किसका डायरेक्शन क्या रहेगा, V3 देखो, V3 5 वोल्ट्स है, तो ये भी जंक्शन को लीव करेगा। तो I3 निकाल पाओगे क्या, I2 का वैल्यू था 0.2 एम्पियर, I1 आ गया 0.1, तो I3 कितना आएगा, I3 भी 0.1 आएगा, है ना। करंट लीविंग द जंक्शन और करंट एंटरिंग द जंक्शन, इन सब का सम क्या होता है, बराबर होता है। तो I3 कितना आएगा 0.1 एम्पियर ही आएगा, फ्रॉम V0 टू V3। चलो, अब अगला है क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistor and cell in the loop is 0। तो क्या बोल रहा है, इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या था जो मैं आपको बता रहा था बार बार, कि जितना पोटेंशियल बैटरी प्रोवाइड करेगी वो इन सभी रजिस्टर्स के थ्रू ड्रॉप हो जाएगा, है ना। तो पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय द बैटरी विल बी कंज्यूम्ड बाय द सर्किट। तो किसी भी सर्किट में अगर आप क्लोज लूप घूमते हो, है ना, बैटरी के पॉजिटिव से चलकर बैटरी के नेगेटिव पे आ जाते हो, तो क्या आएगा, अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल। चेंजेस इन पोटेंशियल क्या, जितने वोल्टेज ड्रॉप्स होंगे उन सबका सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रजिस्टर एंड सेल इज 0। तो जब आप बैटरी से स्टार्ट करोगे और बैटरी के ही वापस आ जाओगे, तो सभी पोटेंशियल को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये है क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो स्टार्ट किया बेटा, देखो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से मैंने स्टार्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पे कितना पोटेंशियल था
प्लस वी। फिर R1 रजिस्टर में ड्रॉप होगा कुछ, कितना होगा, I इंटू R1। तो करंट इन द सर्किट इज I इंटू R1 ड्रॉप हो गया आपका रजिस्टर नंबर R1 में। फिर R2 रजिस्टर में हो गया IR2, R3 रजिस्टर में हो गया IR3, तीनों सब्ट्रैक्ट हुए। और वापिस आप आगे किस पे, बैटरी के ऊपर। तो इन सब का सम कितना है, 0। बैटरी ने प्लस वी पोटेंशियल दिया और ये इन तीनों रजिस्टर्स ने ड्रॉप करा लिया, है ना, ये रजिस्टर्स के अक्रॉस ड्रॉप हो गया। तो यहाँ से मुझे मिलता है B इज इक्वल टू पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय द बैटरी इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल दीज थ्री रजिस्टर्स। तो B इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इसको बोलते हैं क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। तो ये ध्यान रखो कि ये किसकी बात करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। और क्रिचॉफ्स करंट लॉ किसकी बात करता था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, है ना। तो वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करता है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। करो क्वेश्चन। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। हर एक ब्रांच में करंट निकालो, है ना। तो हर एक ब्रांच में करंट निकालना है अब आपको। करो, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगेगा, सॉल्व करो। क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको। एक बार देखो इस फिगर में, और करंट थ्रू ईच ब्रांच निकालना है, हर एक ब्रांच में। तो आप कोई किसी भी दो में निकाल लो, है ना, पहले दो ब्रांच में निकाल लो किसी में भी, और फिर हैंड रेज कर लो ताकि मैं पूछ सकूं, थोड़ा समझा सकूं, फिर हम लोग आराम से इसको समझ के कर सकें आगे। ट्राई करो, कोई भी एक क्लोज लूप पकड़ लो, है ना, जैसे EBD पकड़ लिया आपने, EBCDE, तो क्लोज लूप हो गया। इसके अंदर करंट जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा वो 0 हो जाएगा। टोटल इनका वोल्टेज जो बैटरी देगा उतना ही ड्रॉप हो जाएगा इन दोनों ब्रांच के अकॉर्डिंग, दोनों रजिस्टर्स के अक्रॉस। देखो, अगर मैं बोलने लगूं कि करंट पहले मार्क कर लेते हैं, तो सबसे पहले ना सबसे बड़ी वाली बैटरी फोकस करते हैं जो कि 10 वोल्ट की है, ठीक है। यहाँ से मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ से जो करंट चलेगा पॉजिटिव से चलेगा, इसको मैंने बोला I1, ठीक है। फिर ये पॉइंट ए पर पहुँचते हैं, जंक्शन ए पे। जंक्शन ए पे क्या होगा, I1 का कुछ पार्ट जो है वो ऊपर वाले साइड से निकलेगा और कुछ पार्ट नीचे से जाएगा। जो ऊपर से जाएगा मैंने बोल दिया लेट इट बी I2। तो ए से डी कितना जाएगा, फिर ए से डी जाएगा I1 माइनस I2, है ना। ये I1 आया था, उसमें से I2 ऊपर से निकल गया, तो नीचे के लिए कितना बचा, I1 माइनस I2। दिस इज द करंट हियर, ठीक है। इसके आगे गए तो क्या किया, दूसरी बैटरी फोकस किया, है ना। 5 वोल्ट से भी करंट का डायरेक्शन ये रहेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसको मैंने बोल दिया, मान लो इट इज I3। I2 आपका इधर से आ रहा था,
और I3 उधर से, तो दोनों जंक्शन बी पर मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे जो करंट जाएगा 2 ओम वाले में वो जाएगा I2 प्लस I3। ठीक है, दोनों का सम हो गया। उसके बाद आगे गए, पॉइंट सी पे आते हैं। सी पे ऊपर से I1 प्लस I2 आ रहा है, और C टू A जा रहा है I1, है ना। तो आपका रजिस्टर नंबर 2 से कितना करंट जाएगा, 2 ओम से यहाँ से कितना करंट जाएगा, आ जाएगा I2 प्लस I3 माइनस I1। ठीक है, ये आपका करंट आ गया 2 ओम रजिस्टर्स के थ्रू। अब सभी लाइनों पे मुझे करंट पता है ना। भाई यहाँ पे आपका 1 एम्पियर है, ऊपर वाले में 2 है, नीचे वाले में I1 माइनस I2 है। B2 C में है I2 प्लस I3, C2D में है I2 प्लस I3 माइनस I1, है ना। और E2B में है I3। ठीक है, अब आपको सही पता चल गई वैल्यूज़ कि भाई कितना करंट रहेगा ईच ऑफ द रजिस्टर्स के थ्रू। अब आपको यही वैल्यूज़ पता करनी है कि भाई I1 कितना है, I2 कितना है और I3 कितना है। यूज़ द वोल्टेज लो, है ना। कि बैटरी जितना वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है एक गिवन क्लोज लूप के अंदर, उतना ही जो है ड्रॉपेज होगा। करो एक बार ट्राई। आया वैल्यू I1 I2 I3 में से कोई? हम्म, देखो क्वेश्चन में क्या 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 दे रखा है आपको। पोटेंशियल एट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 10 वोल्ट बैटरी, उसको 10 ले लो। ठीक है, पोटेंशियल एट ए को ले लो VA, पोटेंशियल एट बी को VB ले लो, पोटेंशियल एट सी को VC ले लो, पोटेंशियल एट डी को VD ले लो। करो सॉल्व उससे। तो एक लूप को पकड़ो, सबसे पहले एक लूप का समझा रहा हूँ मैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग सारा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ADCA लूप है, लूप ADCA। तो ADCA किधर है बेटा, ये रहा। इस क्लोज लूप के अंदर A से D गया, D से C गया, C से A गया। इस क्लोज लूप के अंदर पोटेंशियल जो रहेगा वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर रहेगा, है ना। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट किया तो मुझे मिला 10 वोल्ट। ठीक है, उसमें से कुछ माइनस होगा, कितना माइनस होगा, ये 4 ओम के रजिस्टर से करंट गया I1 माइनस I2, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, 4 × I1 माइनस I2। ठीक है, फिर अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे 2 ओम है, 2 ओम के थ्रू कितना करंट जा रहा है, I2 प्लस I3 माइनस I1। तो इसमें क्या करूँ, ऐड कर दूँ मैं, 2 × I2 प्लस I3 माइनस I1। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 1 ओम के रजिस्टर के थ्रू कितना करंट है, I1, तो -1 × I1।
और ये इनका सम क्या आएगा, 0। क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इतना भी वोल्टेज बैटरी ने दिया वो इन रजिस्टर्स के अक्रॉस ड्रॉप हो गया। तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिलने वाली है जिसमें 3 अननोन होंगे, I1 I2 एंड I3। फिर सिमिलरली दूसरा लूप सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं, A B C A, है ना, तो वहाँ पे एक इक्वेशन लिख दूँ। फिर सिमिलरली थर्ड लूप सेलेक्ट कर सकता हूँ, थर्ड कौन सा हो सकता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 5 वोल्ट बैटरी से स्टार्ट करके, यानी कि EBCDE, ठीक है। ऐसे ही उसके लिए इक्वेशन लिखूँ, फिर 3 इक्वेशन 3 अननोन, एंड वी कैन फाइंड आउट I1 I2 एंड I3। करो, निकाल के देखो वैल्यू, तभी आइडिया लगेगा। करो। दूसरा इक्वेशन निकला बेटा, सेकंड लूप नंबर A D C A का हमने कर लिया, अब करना है A B C A। तो ऊपर वाले लूप में, इसमें इसमें पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी से स्टार्ट किया मैंने बेटा, तो कितना वोल्टेज से शुरू करेंगे, +10 से। तो कितना माइनस होगा, 4 ओम में से I2 करंट गया, तो -4 × I2। फिर आगे गए, 2 ओम में से कितना करंट गया, 2 × I2 +I3। फिर तीसरा कौन सा है, 1 ओम में से I1, तो -1 × I1, ये भी 0 हो जाएगा। और थर्ड इक्वेशन क्या आएगी, थर्ड इक्वेशन यहाँ पे इस लूप में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से स्टार्ट करेंगे, यानी 5 वोल्ट, -2 ओम में से करंट गया I2 +I3, तो 2 × I2 + I3। फिर -2 ओम में से नीचे वाले में से 2 × I2 + I3 -I1, ठीक है, =0। तो ये 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है। अब बताओ I1 I2 I3 की वैल्यू बताओ। ठीक है, 3 इक्वेशन 3 अननोन, गिव मी द वैल्यू ऑफ I1 I2 I3। जैसे I1 I2 I3 की वैल्यू आएगी हैंड रेज करना बेटा। देखो अब तो 3 अननोन, 3 इक्वेशन, सॉल्व करो इसको, एक्सपेंड करो इन तीनों इक्वेशंस को, I1 I2 I3, 3 अननोन 3 इक्वेशन, निकालो वैल्यू I1 I2 I3 की।
बेटा वेट कर रहा हूँ मैं आपके आंसर्स का। हम्म, कर रहे हो कि नहीं कर रहे? आयुष, गुरमन्नत, अमरजीत, युवराज। सर कर रहा हूँ। हाँ क्या करो, कर रही हैं? है ना, फटाफट सर निकालो। I1 का बताओ I1 की क्या वैल्यू आई है? 2.5 माइनस में। माइनस में आ रही है। I1 की वैल्यू आएगी 2.5 प्लस में। डायरेक्शन देखो पहले, I1 की डायरेक्शन कहाँ पे है? इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल से चलकर नेगेटिव पे जा रहा है, तो सही डायरेक्शन है ना। यस सर पॉजिटिव, आगे तो 2.5 पॉजिटिव प्लस में। आएगी ना। I2 भी आ जाएगा और I3 भी आ जाएगा। अब एक सही आ गया तो बाकी भी आ जाएंगे। करो। I2 क्या आया बेटा? I2 आयुष, अमरजीत। I2 5/8 आया। अरे यार, एक काम करो, यहाँ से देखो, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो तुम। डायरेक्शंस एंड करंट को नोटिस करो और अलग अलग लूप में देखो। पहले लिखा है लूप ADCA के लिए, लूप ADCA, करंट और वोल्टेज। करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पे सर वोल्टेज एक्चुअली पोटेंशियल कितना था? 10 वोल्ट्स था, है ना। फिर माइनस करा आपने, जितना भी रेजिस्टेंसेस आएंगे वो क्या करेंगे? पोटेंशियल को ड्रॉप कराएंगे। तो सारी वैल्यूज आप ड्रॉप कराते चले जाओ तो फाइनली जीरो पोटेंशियल हो जाएगा। पहले ADCA में लगाया यही कंसेप्ट, फिर ABCA में, फिर BDEB में, और फिर हमने फाइनली तीनों को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब देखो एक एक करके इनको पढ़ो। पहले ADCA में क्या किया, फिर ADB ABCA में क्या किया, फिर BDEB में क्या किया। एक एक लूप को देखो, करंट को ट्रैक करो और फिर अपना आंसर निकालो। I2 एंड I3 सर निकालो। हो गए तीनों। तीनों हो गए। आयुष हो गया आपका? हाँ सर लिख दिया। ठीक है, गुरमन्नत, युवराज, सर हो अमरजीत, गया। है ना। युवराज का तो हो गया। अमरजीत, सर हो रहा है। हाँ करो एक बार इसको। ठीक है, तो I1 I2 I3 की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या निकालना है? करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो रजिस्टर जैसे आपका देखा जाए कि जो आपका 2 ओम्स का रजिस्टर है बिटवीन B एंड C, तो इसके थ्रू करंट कितना है? I2 प्लस I3। तो हमें I1 I2 I3 की वैल्यू मिल गई, तो हम क्या कर सकते हैं? करंट थ्रू BC इज I2 प्लस I3, दोनों को ऐड कर दो सिंपली। जो जो इक्वेशंस यहाँ पे बन रही है उस हिसाब से वी कैन कैलकुलेट द रजिस्टेंसेज। तो हम यहाँ से इक्वेट करके रेजिस्टेंसेज निकाल सकते हैं। जैसे ये होगा बताएंगे बेटा ना, फिर इसके आगे दूसरा क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। देखो, फिर वेरियस ब्रांचेस ए बी में कितना है? I2 करंट है, तो डायरेक्टली I2 की वैल्यू लिख दी। ठीक है, CA में कितना करंट है? C से A जो आ रहा है उसमें I1 है, तो I1 की एज इट इज वैल्यू लिख दी। A to D में कितना करंट है? A से D,
I1 माइनस I2, तो I1 माइनस I2 किया, जो वैल्यू आई वो लिख दी। आई बी के अंदर करंट कितना है, तो बी से ई की तरफ जा रहे हैं, तो I3 करंट है, तो I3 की वैल्यू जो आई वो वहाँ पे लिख दी। सी से डी कितना करंट है, तो जो भी वैल्यूज थी I2 प्लस I3 माइनस I1, उसके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेटेड वैल्यूज है उनको डाला फॉर्मूले में, I2 प्लस I3 माइनस I1 में, और 0 एम्पियर आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर करंट इन बी से सी पे जा रहे हो तो कितना करंट है, I1 प्लस I3, सॉरी I2 प्लस I3, इन दोनों को ऐड कर देंगे। जिनका नहीं आया एक बार देख लो सॉल्यूशन, फिर एक अगला क्वेश्चन करेंगे सिमिलर कंसेप्ट पे, फिर हो जाएगा, होना चाहिए वो फिर। ठीक है। तो I1 I2 I3 की वैल्यूज ये ऊपर लिखी हुई हैं, इन्हीं वैल्यूज को मैं जो भी ब्रांचेज है जिन जैसा करंट उनमें, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन ट्राई करूं एक बार। A battery of EMF 2 volt and internal resistance, this supplies a current of this ampere. Find the potential difference across the terminal of the battery as the current flows through it. The thermal energy developed in the process. ठीक है। तो थर्मल एनर्जी क्या होगी, जो जूल हीटिंग होती है ना, I²RT, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो थर्मल एनर्जी को। और पहले क्या निकालना है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी एज द करंट फ्लोज इट। तो बैटरी के अक्रॉस कितना वो है पोटेंशियल, वो आपको बताना है। ठीक है। ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज गिवन एज 2 वोल्ट्स, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, बट करंट दे रखा है ना। तो कैन वी कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, यस वी कैन। आया कुछ आंसर बेटा, अरे 2 मिनट लग गए, कर आया। कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। करो करो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी एज द करंट फ्लोज थ्रू इट। ठीक है। सर्किट में करंट कितना दे रखा है बेटा, करंट दे दिया 0.1 एम्पियर का। करंट का फॉर्मूला क्या था, ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर प्लस आर।
करो करो फटाफट, पोटेंशियल की वैल्यू बताओ। थर्मल एनर्जी तो बहुत आसान है उसके बाद। सर एक बार फॉर्मूला बता दीजिए। फॉर्मूला क्या था यार, फॉर्मूला तो आसान ही था, आई इज इक्वल टू ई एम एफ डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, ये था। स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर इज द जो करंट, जो सर्किट में रेजिस्टेंस जुड़ा होगा वो। देखो बैटरी जुड़ी है बेटा टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी, यानी पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में। यहाँ पे स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, ठीक है। और बैटरी का ईएमएफ 2 वोल्ट्स दे रखा है, ठीक है। करंट इन द सर्किट इज 0.1 एम्पियर्स, राइट। तो अब आप कैसे निकालोगे भाई, वोल्टेज ड्रॉप जो था उसको हम लिखते थे, वोल्टेज ड्रॉप को लिखते थे देखो, आई इंटू ये आपका क्या था, ईएमएफ माइनस आई आर, ठीक है। तो करंट इन द सर्किट इनटू आर, यही था हमारा वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी वी, ठीक है। तो ईएमएफ कितना है बेटा, ईएमएफ इज 2 वोल्ट्स माइनस करंट इन द सर्किट इज 0.1 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी 0.5। करंट इन द सर्किट कितना है, 10 मिली एम्पियर्स है ना, 100 मिली एम्प्स, तो 0.1 एम्पियर हो गया। तो 0.1 इंटू 0.5, ये आपका आ गया क्या, 0.5। वोल्टेज ड्रॉप। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 1.95, 1.95 वोल्ट्स, 1.95 वोल्ट्स। सेम ही फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला और जो अभी यूज किया वो सेम है। बस आई इंटू कैपिटल आर क्या होता है मेरा, आई इंटू कैपिटल आर होता है वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। तो इससे मेरे को क्या मिला वैल्यू, 1.95 वोल्ट्स। तो बैटरी वोल्टेज कितना दे रहा है, 1.95 वोल्ट। क्या ये वोल्टेज ईएमएफ से कम है कि ज़्यादा है, ईएमएफ से कम है कि ज़्यादा है, कम है। कम है। तो बैटरी हमेशा जो वोल्टेज मिलेगा बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस, मैंने क्या बताया था, ईएमएफ से हमेशा कम होगा, है ना। ईएमएफ इज द ओपन सर्किट वोल्टेज, तो ईएमएफ से हमेशा बैटरी का जो एक्चुअल वोल्टेज मिलेगा वो कम होगा, ठीक है। तो 1.95 वोल्ट मिल गया। अब सेकंड क्वेश्चन करो, ये तो आप आराम से कर सकते हो। द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन द बैटरी इन 10 सेकेंड्स। तो जब ये बैटरी सर्किट में जुड़ी रहेगी तो क्या हीट होगी ड्यू टू इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, होगी, अरे होगी कि नहीं होगी, होगी। पावर लॉस क्या था, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। तो करंट इन द सर्किट, करंट इन द रेजिस्टेंस, आर इज द रेजिस्टेंस का वैल्यू एंड टी इज द टाइम, कि कितने टाइम में हीट कैलकुलेट करना है। तो थर्मल जो एनर्जी लो जनरेट होती है या पावर लॉस जो होता है वो आई स्क्वायर आर होता है, और इंटू पावर इंटू टाइम कर दोगे तो एनर्जी लॉस, दैट इज द एनर्जी दैट इज वेस्टेड इन टर्म्स ऑफ हीट। तो थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन द बैटरी विल बी नथिंग बट आई स्क्वायर आर टी। सारी वैल्यूज दे रखी है, फॉर्मूला में रखो और वैल्यू निकालो।
क्या आंसर आया बेटा? वोल्टेज ड्रॉप आ गया +95। और अभी क्या बताया था, पावर क्या होता है, पावर लॉस I² R। आर इज द रेजिस्टेंस, इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। तो हीट लॉस कहाँ हो रही है, बैटरी के अंदर। तो जो आपका हीट जनरेटेड है, थर्मल एनर्जी डेवलप्ड, वो कितना आएगा, I² R/T। तो I² आपका क्या है बेटा, करंट इन द सर्किट कितना है, 0.1। R रेजिस्टेंस ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5। तो 0.1² इंटू 0.5 इंटू टी कितना दिया है, 10 सेकेंड्स। इनको सॉल्व करो, जो वैल्यू आएगी वो जूल्स में आएगी। तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.05 जूल्स। ठीक है, I²R/T। दिस इज द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन साइड अ सर्किट। तो ये थर्मल एनर्जी डेवलप्ड का फॉर्मूला है, I²R/T। ठीक है, अब अगला देखते हैं टॉपिक, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जब सेल्स सीरीज में जुड़े होंगे तो क्या होगा। तो सेल्स जब सीरीज में जुड़े होंगे तो बेटा ऐसा दिखेगा आपको, देखो ए से बी के बीच में जुड़ा है सेल नंबर 1, बी से सी के बीच में जुड़ा है सेल नंबर 2। और सीरीज में जुड़े हैं मतलब एक का पॉजिटिव प्लेट दूसरे के नेगेटिव से जुड़ा होगा, है ना। एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, तो कंबाइंड जब इफेक्ट मिलेगा तो E1 सेल, जो सेल नंबर 1 था उसका पॉजिटिव प्लेट और सेल नंबर 2 का नेगेटिव प्लेट, ये सर्किट से जुड़ेंगे, एक्सटर्नल सर्किट से। ठीक है, तो जब ऐसे सेल जुड़े होंगे तो मुझे फॉर्मूला पता था कि V इज इक्वल टू EMF माइनस I/R। तो I/R क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप। तो V इज इक्वल टू EMF माइनस IR। तो ऐसे ही पहले फर्स्ट सेल के लिए करूंगा, तो वोल्टेज अवेलेबल अक्रॉस ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो वोल्टेज है वही है सेल नंबर 1 का वोल्टेज। तो कितना है, EMF ऑफ फर्स्ट सेल माइनस I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेल। तो E ε1 माइनस IR1। V बिटवीन बी सी, वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन बी एंड सी, तो वो आपका आ गया ε2 माइनस IR2। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, जब ये सीरीज में जुड़ गए तो मुझे ए और सी के बीच में निकालना है। तो मैंने दो सेल को रिप्लेस करके क्या बोला कि एक ही सेल माना जाए और जिसका ईएमएफ है वो इक्विवेलेंट ईएमएफ के बराबर और रेजिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर। तो अब मेरा टारगेट है इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना और रेजिस्टेंस निकालना। तो मैंने क्या किया बेटा, पोटेंशियल बिटवीन ए एंड सी किया, तो इक्वेशन ऐड कर दी। ऐड करने के बाद जो मुझे वैल्यू मिली है वो मिली है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ व्हेन द सेल्स आर इन सीरीज इज नथिंग बट एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स। तो E1 प्लस E2 आ जाएगा। और रेजिस्टेंस भी क्या होगा, रेजिस्टेंस भी सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो फिर रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट जो आएगा वो R1 प्लस R2 आ जाएगा। ठीक है, व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज तो आपका ईएमएफ भी सीधा सीधा एल्जेब्रिकली ऐड होगा और रेजिस्टेंस जो है वो भी सीधा सीधा एल्जेब्रिकली ऐड होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज हैं, ये दो फॉर्मूला लिख लो, पहला इक्विवेलेंट ईएमएफ का और दूसरा ये वाला। ठीक है, दोनों लिख लो, फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको इसी बेसिस पे। लिख लिया बेटा फॉर्मूला, चलो अब ये क्वेश्चन करो। बहुत सारे सेल्स हैं,
सीरीज में जुड़े हुए हैं। फाइंड द चार्जिंग करंट, करंट निकालना है, करंट इन द सर्किट। ऐसा क्वेश्चन क्लास में किया है बेटा हमने ना, चार्ज हो रही है बैटरी, तो आपको बताना है कि, आपको ये बताना है कि चार्जिंग करंट क्या होगा, ठीक है। तो पहले तो इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल लो सभी बैटरीज का। कितनी बैटरी यहाँ जुड़ी हैं? 6 बैटरी। तो पहले इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालो, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है। तो और एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंस दे रखा है वो आपको पता है, तो फिर वहाँ से आप इफेक्टिव ईएमएफ निकाल सकते हो, ईएमएफ जो इफेक्टिव रहेगा चार्जिंग के टाइम पे, है ना। तो चार्जिंग के टाइम जितनी वोल्टेज इफेक्टिव रहेगी, इसमें से 220 वोल्ट तो सप्लाइड है, उसमें कुछ क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी इंटरनल, और कुछ बैटरी को मिलेगी चार्जिंग के लिए। तो जो चार्जिंग के लिए बैटरी को मिलेगी उसकी वजह से आपका जो है करंट आएगा, ठीक है। करो उसको, सॉल्व करो। कुछ तो बैटरी ले लेगी और कुछ जो बचेगी वही करंट जनरेट करेगा। अच्छा, बैटरी चार्ज कब होती है? जब उससे उसके ईएमएफ से ज्यादा उसको वोल्टेज मिले बाहर से, ठीक है बेटा। तो दिमाग लगाओ अब तुम। कल ही एक ऐसा क्वेश्चन किया था, बट दैट वाज फॉर ए सिंगल बैटरी। अब ये बैटरी बहुत सारी हैं, सीरीज में जुड़ी हुई हैं, तो उसके लिए बताओ अब करके इसको। दो वोल्ट का इसमें जो है एक सेल है, और टोटल कितने सेल है बैटरी में बेटा? कितने सेल है बैटरी में टोटल? 6। सभी जुड़कर कितने बन गए? 12 वोल्ट। तो बैटरी को चाहिए बेटा 12 वोल्ट। ईएमएफ जो एक सेल का है वो 2 वोल्ट है, बैटरी को मिनिमम 12 वोल्ट चाहिए चार्जिंग के लिए, लेकिन सप्लाइड कितना है? 220 वोल्ट, ठीक है। कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना। करो, और फिर जो भी बचेगा 220 में से वही चार्जिंग के लिए यूज होगा। तो 220 सप्लाइड है, और कुछ बैटरी को ईएमएफ को चाहिए कितना? 12 चाहिए। तो 220 माइनस 12 कर लो, वो तो आपका इफेक्टिव वोल्टेज रहेगा। और रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस देखो कि एक सेल का दे रखा है 0.5, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम। तो 0.5 इंटू 6 3 ओम प्लस 10 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा वो 13 ओम्स का आ गया। और वोल्टेज कितना? 220 - 12। तो 220 - 12 डिवाइडेड बाय 13, जो भी आंसर आएगा वो ये आएगा, 220 - 12 डिवाइडेड बाय 13। ये आएगा आंसर। करंट का जो वैल्यू आएगी वो आएगी 220 - 12 डिवाइडेड बाय 13 एम्पियर, 13 ओम्स। तो आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16 एम्पियर्स। किसी का 16 आया आंसर?
वो ट्राई करो 16 आएगा। मैं 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ये वो कर लो और जैसे ही होता है हैंड रेज करना। 16 एम्पियर्स इज द राइट आंसर। देखो बेटा, इक्वलेंट ईएमएफ जो है वो कितना आया? एक बैटरी का 2 वोल्ट था तो 6 का आ गया 12 वोल्ट। तो अब आपको बाहर से 12 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज देनी पड़ेगी, तब आपकी बैटरी चार्ज होगी, राइट? और 6 की 6 जो सेल्स थे वो सीरीज में जुड़े हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा 0.5 × 6 आ जाएगा। तो 3 ओम इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट कितना है? 10 ओम्स, ठीक है? तो 10 ओम्स, तो टोटल आएगा आर प्लस कैपिटल आर, 13 ओम्स आ गया। और ईएमएफ जो वोल्टेज निकालना है वो आएगा क्या? डिफरेंस इन द वोल्टेज डिवाइडेड बाय 13 ओम। तो आपका 16 एम्पियर इज द चार्जिंग करंट। चार्जिंग करंट जो है वो 16 एम्पियर का है, ठीक है? बस देख लो इसको, जो नोटेड करना है नोट डाउन कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो पैरेलल में जब सेल जुड़ेंगे बेटा, जब ये पैरेलल में सेल जुड़ेंगे तो क्या होगा? करंट तो है, जो ईएमएफ है उसका तो एक फॉर्मूला डिराइव होगा। और जो रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है उसका फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता होता है कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है? तो ये दो फॉर्मूला है, आप डायरेक्टली लिख लो। क्या है? इक्वलेंट ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर इक्वलेंट इज इक्वल टू E1/R1 E2/R2, ठीक है? तो ये फॉर्मूला है इक्विवेलेंट ईएमएफ का। और यहाँ से ईएमएफ हटा दो तो रेजिस्टेंस का मिल जाता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ऐसे आप वैल्यूज दोनों फॉर्मूला लिख लो। अगर दो सेल हैं, तो बहुत सारे हैं तो यही फॉर्मूला आगे एक्सटेंड हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को नोट डाउन करो। इक्विवेलेंट ईएमएफ व्हेन द सेल्स आर इन पैरेलल एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द सेल्स आर इन पैरेलल। ये दोनों फॉर्मूला लिख लो और थम्स अप दे दो मुझे अगर फॉर्मूला लिख लिया तो। पैरेलल का मतलब क्या है बेटा? पैरेलल का मतलब है कि एक पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ जुड़े हैं बैटरी के, और नेगेटिव नेगेटिव एक साथ जुड़े हैं। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी आर कनेक्टेड टुगेदर एंड नेगेटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरीज आर कनेक्टेड टुगेदर। तो इसका मतलब है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है? चलो अब ये क्वेश्चन करो बेस्ड अपॉन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये वाला ट्राई करो। फॉर्मूला आपको अभी लिखवा दिए, दोबारा लिख देता हूँ मैं। यहाँ से तो ईएमएफ निकलेगा, और ये पैरेलल रजिस्टर्स का तो मुझे पता है कि 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसे बढ़ाते चले जाओ जहाँ तक आपके रजिस्टर्स हैं या बैटरीज।
आया आंसर बेटा? करो फटाफट करो इसको। फॉर्मूला आपको ऊपर लिखे हुए हैं। R1 R2 R3 की वैल्यू देखो दिख रही है। तो 1/R इक्विवेलेंट निकालना है तो कैसे निकलेगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, थर्ड रेजिस्टेंस एंड थर्ड सेल है तो इसमें एक एक टर्म और ऐड कर लेते हैं। 1/R3 आ जाएगा ये इधर, और यहाँ आएगा E3/R3। ठीक है, सारी वैल्यूज दे रखे हैं, E1 E2 E3 सब दे रखा है, R1 R2 R3 भी दे रखा है। वैल्यूज डालोगे तो आपको पहले तो R इक्विवेलेंट निकालोगे, राइट? R इक्विवेलेंट निकालने के बाद E इक्विवेलेंट के फॉर्मूला में R इक्विवेलेंट E1 E2 E3 R1 R2 R3 की वैल्यू डालोगे तो E इक्विवेलेंट भी आपका निकल जाएगा। करो। पहले आपका E इक्विवेलेंट निकलेगा, वो A एंड B के बीच में नहीं निकलेगा, वो निकलेगा आपका जहाँ पे आपके सेल्स कनेक्टेड है। ठीक है, यानी पॉइंट C बोल दें तो C एंड B के बीच में, फिर हम निकाल सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप एंड सेल उससे। करो। वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला फिर यूज़ करके बढ़िया आराम से निकाल सकते वैल्यू। पहले हम E इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर बाद में V निकालना है वोल्टेज, वो निकल जाएगा आराम से। फॉर्मूला जो हमारा है इसके अकॉर्डिंग। 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ, फटाफट करो। जैसे आंसर आता है हैंड रेज करना, फिर हम लोग आंसर सोल्व कर लेंगे इसको। देखो बेटा, सबसे पहले निकालूंगा R इक्विवेलेंट। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 R2 R3 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो वैल्यूज पुट की तो आंसर आया 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3। तो R इक्विवेलेंट क्या आ गया? 1/3 ओम्स। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ द सेल्स आ गया आपका। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना कनेक्टेड है? कैपिटल R की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में मुझे, कैपिटल R भी 1 ओम का ही है। ठीक है, तो कैपिटल R इज ऑल्सो 1 ओम। तो ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे दोबारा से। 2 वोल्ट इज द 2 वोल्ट इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, जो कि मुझे दिख रहा है इधर से, तीनों जुड़े हुए हैं। इधर फॉर्मूला में डालेंगे तो आपका 3/1 प्लस 2/1 प्लस 1/1, और इनको डालोगे तो 2 वोल्ट आ रहा है इक्वलेंट ईएमएफ। दोबारा से ड्रॉ कर लिया सारे, ये पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द बैटरीज था, इनको हटा दिया, इनको एक ही सिंगल बैटरी से रिप्रेजेंट कर दिया। 2 वोल्ट इज द ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस जो स्मॉल आर है वो 1/3 ओम है, और कैपिटल आर 1 ओम है। तो अब मुझे क्या निकालना है बेटा? अब मुझे निकालना है करंट डिफरेंस, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ईएमएफ माइनस आई इंटू स्मॉल आर। तो पहले करंट निकाल लो, टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट निकाल कर फिर आप क्या कर सकते हो? टोटल करंट निकाल कर आप उसको उसमें से आई इंटू स्मॉल आर माइनस कर दो। ठीक है,
तो टोटल करंट माइनस आई इंटू स्मॉल आर कर रहे हो, तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करके इंडिविजुअल करंट्स निकाल लो और फिर इनको ऐड करके जीरो कर दो, या तो ये कर लो या टोटल करंट निकाल लो, ठीक है। तो टोटल करंट निकालोगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 का जो सम आएगा वो टोटल करंट इन द सर्किट के बराबर आ जाएगा। अदरवाइज पोटेंशियल ड्रॉप जो है, जो वोल्टेज अवेलेबल, वो तो दोनों के तीनों ही सेल के अक्रॉस बराबर है, तो उसका वैल्यू मुझे पता है, तो मैं इंडिविजुअली भी वैल्यू लगा सकता हूँ। ये वाला फॉर्मूला कि E1 अपॉन I1 R1 E2 बाय अपॉन I माइनस I2 R2 E3 माइनस I3 R3, ये वैल्यू लगाकर मुझे I1 मिलेगा 1 एम्पियर, I2 0.0 एम्पियर, I3 माइनस 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपको करंट्स मिल गए जो आपको निकालना था, इन सब का सम ज़ीरो है, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो ये हो गया 10, देयर इज़ नो करंट फ्लोइंग थ्रू ए एंड बी, ए और बी में से करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको, और इसका पता भी चल रहा है हमें, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये करंट, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक्टिव ही नहीं है अभी, है ना, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक्टिव नहीं है, इसीलिए जो ईएमएफ सिंगल बैटरी का था, सिंगल बैटरी का ईएमएफ, अच्छा इनका अलग अलग आया था, ठीक है, बस ये वाले इनका ईएमएफ अलग अलग है, इसलिए जो इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस है वो एक्टिव है, बाहर वाला कैपिटल आर एक्टिव ही नहीं है सर्किट में, ठीक है, इसलिए उससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसलिए मैंने बोला कि इंटरनल लूप्स में भले ही करंट फ्लो करे लेकिन टोटल करंट जीरो आ गया, तो देर इज नो करंट फ्लोइंग बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन करो एक और, ये वाला, फाइंड द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगल बैटरी विच इज इक्विवेलेंट टू कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बैटरीज एज शोन इन द फिगर। ईएमएफ निकालो और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, तो पहले जो पैरेलल में है उसको सॉल्व कर लो, फिर एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस कर दो उसको, फिर दो बैटरी आ जाएंगी सीरीज में, है ना, एक तो इनका कॉम्बिनेशन 10 वोल्ट एंड 4 वोल्ट वाले का, और इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा उसको 6 वोल्ट के साथ सीरीज में, तो ऐसे सॉल्व करो। बेटा कैसे करोगे, 10 वोल्ट एंड 4 वोल्ट का जो बैटरी है ये पैरेलल में है आपका, 10 वोल्ट एंड 4 वोल्ट, ठीक है, तो 10 और 4 के लिए आप ईएमएफ निकालोगे, तो फॉर्मूला क्या है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, तो आप मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में ऐसे आएगा, इनमें वैल्यूज रख दो, तो 3/1 यानी कि 3 वोल्ट्स आपका आंसर आएगा इक्विवेलेंट
ईएमएफ का ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ 10 वोल्ट एंड 4 वोल्ट बैटरी। ठीक है, इसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो 1/R इक्विवेलेंट वैल्यू रखो। तो यहाँ पे आपका आ गया R इक्विवेलेंट 1 आ गया, 1/1 तो R इक्विवेलेंट 1 ओम आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि 10 वोल्ट एंड 4 वोल्ट को हटाकर यहाँ एक बैटरी रखूंगा जिसका ईएमएफ होगा 3 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 1 ओम। तो कर दिया ऐसे 6 वोल्ट एंड 3 वोल्ट ईच विद 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब क्या करेंगे, ईएमएफ डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, 6 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट, तो ईएमएफ क्या आ गया आपका। लेकिन अभी देखो इनका जो टर्मिनल है वो अलग अलग डायरेक्शन में है, इधर नेगेटिव कनेक्टेड है, ये भी नेगेटिव है। तो क्या होगा, 6 वोल्ट करंट को पुश करेगा लेफ्ट साइड में और ये राइट में, तो एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। तो प्लस का 6 माइनस का 3, तो 3 वोल्ट आ गया ईएमएफ, और रेजिस्टेंस दोनों सिंपली ऐड होंगे तो 2 ओम इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब इनका इक्विवेलेंट बैटरी जो बनेगा वो 3 वोल्ट्स एंड 2 एम्पियर, 2 ओम। 3 वोल्ट इज द ईएमएफ एंड 2 ओम इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो एक बार आप सॉल्यूशन देखो, कुछ समझ ना आए तो पूछो। समझ आया, एक बार देख लो इसको। ठीक है बेटा, कोई डाउट है नहीं है तो अगली क्लास में मिलेंगे अब आपसे। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग आज पढ़ रहे हो।